हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। आपको पता है कि आपके पेपर में 20 नंबर के आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में वो 20 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारे 20 क्वेश्चंस के बारे में कि आपके 20 क्वेश्चन जो भी आएंगे तो मतलब हम लोग यहाँ पर 500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और पूरी उम्मीद ये रहेगी कि इसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प आ जाए। ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा, ठीक है। जिसमें आप लोग 18+ क्वेश्चन मतलब 18, 19, 20 में से इतना क्वेश्चन कर सकें इस वीडियो को पढ़ने के बाद। इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2-3 बार देखिएगा, सही से समझिएगा। सारे चैप्टर्स के बारे में इसमें हम बात करेंगे और आपको अगर 2026 की बोर्ड परीक्षा में बेहतर स्कोर करना है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2023 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया है। अगला क्वेश्चन है निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है? आपसे पूछा गया है। तो हो जाएगा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं, ठीक है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। अगला लिखा हुआ है उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद तो व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता, इसे क्या कहते हैं? यह होती है उदारवाद। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? 1789 में फ्रांस की क्रांति, क्या परिणाम हुआ? इसमें फ्रांस की क्रांति हुई। आपसे क्वेश्चन ये भी करता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो बताएंगे आप लोग 1789 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका का वाला सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये हो जाएगी आपकी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी संबंधित था। तो गैरीवाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से। किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के टारगेट से ही बनाई गई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? क्या चीज़ नहीं जोड़ी गई थी, ये पूछा गया। तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, इसको नहीं जोड़ा गया था, बाकी चीज़ें जोड़ी गई थी, वो याद कर लीजिएगा। अगला है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो ये किया गया था इमैनुअल द्वितीय को। किसे? इमैनुअल द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जिउसेपे मेत्सिनी का संबंध किससे था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये संबंध था इटली के एकीकरण से। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण क्या था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये था यहाँ पर स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, इसलिए फ्रांस की क्रांति हुई थी। तात्कालिक कारण। महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? तो वॉल्टेयर ने प्रभावित किया था फ्रांस की क्रांति को।
यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? या क्वेश्चन ऐसा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? या ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी? क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है और ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आप लोगों से। तो ये हो जाएगा आपका जियोसेपे मैत्सिनी ने। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? या देखिए कब कितनी बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 1789 में। इसको सही तरीके से याद कर लीजिएगा, 1789। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? ये हुआ था आपका फ्रांस में। किस देश में हुआ? फ्रांस। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो हुई थी ये इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1688 में। कहाँ स्टार्टिंग हुई थी? इंग्लैंड में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? क्या कह रहा है? नेपोलियन का संबंध जो है वो किस देश से था? तो आपको ये बताना है। ये हो जाएगा आपका फ्रांस। अगला है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, यही तो आपसे कह रहा है, क्या हुआ था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई? तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? या जर्मनी के एकीकरण का जनक? तो ये हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका जियुसेपे गैरिबाल्डी। ये इटली का एकीकरण किया गया था, जियुसेपे गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये आपका हो जाएगा 1848 में। अगला है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? इसकी पराजय हुई थी 1815 में। कब पराजय हुई थी? 1815 में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? ठीक है, ये कहा था मेटरनिख ने। क्या कहा था? कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जिउसेपे मैसिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, कौन सा था? तो ये था आपका यंग इटली। अगला है, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? तो इसका आशय क्या था आपसे पूछा गया है। ये हो जाएगा राष्ट्र। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? यह हुई थी आपकी इंग्लैंड में। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका देश था जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया किसे? तो ये विलियम प्रथम को किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ये राज्य था असीमित राजतंत्र। कैसा था? असीमित राजतंत्र। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको सही तरीके से समझते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? हो जाएगा आपका जर्मनी। कौन सा था? जर्मनी था। निम्नलिखित में से किसने 1860 में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? गैरिबाल्डी। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। क्या? 1000 लोगों का अभियान, इसका नेतृत्व।
किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो ये मिली थी कुस्तुंतनिया की संधि में। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे ब्रिटिश, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों ने 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा? तो वह कौन सा देश है? तो हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से वह कौन है, मतलब व्यक्ति की बात कर रहा है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे महाशक्तियों से 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोग, अभी चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। आगे इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और आप लोग सामने लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर सारे विकल्पों को बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिएगा आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे फिर से अगले पार्ट का है। ये रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 में। कब हुआ था? 1919। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये शुरू किया था जनवरी 1921 में। कब शुरू किया गया था? जनवरी 1921। निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पर, किस अधिवेशन में? तो ये हुआ था अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप लोगों को 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर बेहतर स्कोर करना है तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी उचित समाधान होगा वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो ये चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो दांडी में प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे ये 1915 को। कब लौटे थे? 1915। आगे देखेगा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। कब आया था? 1919 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ये चलाया गया 1930। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। इसमें से सभी, तो ये सभी आपके सही हो जाएंगे। इनमें से सभी लिखा हुआ है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक समाज सुधारक थे।
भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? यह किया था चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो ये की गई थी नमक कानून तोड़कर। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने। ठीक है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो आप जानते हैं किसे? महात्मा गांधी को। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। समापन कब हुआ था? बताएंगे आप 1918 में। 1914 से चला था 1918 तक। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कई बार पूछा गया है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? यह हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। आगे देखिएगा, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? यह हुई थी 13 अप्रैल 1919। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? तो कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? तो हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था, बाकी चलाए थे। असहयोग भी चलाया था, चंपारण भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? परिणाम पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था इसके कारण। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो ये 1878 को लागू किया गया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये आपका अगला चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें भी एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर आगे देखेंगे अगला चैप्टर। आपसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहा है कि 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? तो था नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था आपका? नागपुर अधिवेशन। 2026 के अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही सुपर रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का। अगला चैप्टर आपके सामने आ चुका है, इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ से फैली थी? तो ये फैली थी आपकी अफ्रीका से। ठीक है। 2025 में ही आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1945 में। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो ये था इसका जनसंख्या में वृद्धि। ये 23 में भी पूछा गया, 24 में भी, 25 में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपका है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यही तो है। कहाँ किया गया? अब बताएंगे अमेरिका में। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ठीक है। तो हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन।
मंदी हो गई थी इसलिए। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या थी? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या थी? एक बीमारी थी। पहला ही क्वेश्चन ये था, 23-24 में आया हुआ है। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है? ये तो पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। 24-25 में पूछा गया है। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस चीज पर? तो ये कृषि क्षेत्र पर। रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है? तो ये बीमारी थी मवेशी की बीमारी, जानवर की बीमारी से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ये सम्मेलन आपका था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इस प्रकार से आप लोगों के 3 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। अभी आपकी हिस्ट्री चल रही है और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पर आपके सारे विकल्प कराने वाला हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम में बेहतर सा बेहतर स्कोर कर सकें। और अगले आपके सामने यहाँ पर आ गया है अगला चैप्टर आपका, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 18वीं शताब्दी में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? आप बताएंगे इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। स्टीम इंजन के आविष्कारकर्ता कौन थे? ये थे आपके जेम्स वाट। गुमास्ता क्या है? तो गुमास्ता हो जाएगा आपका वेतनभोगी कर्मचारी। क्या हो जाएगा? गुमास्ता। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता था? ये किया जाता था कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 16, 18, 20 ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। आप लोग इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ से आपका अगला नया चैप्टर फिर से शुरू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रित सामग्री का निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कौन सा देश था? आपसे पूछा गया है। तो उत्पादक कौन सा आपका देश था? ये था चाइना, चीन। यूरोप में मुद्रण कला पहुंचाने वाला निम्न में से कौन था? तो यूरोप में मुद्रण कला पहुंचाई थी मार्को पोलो ने। किसने पहुंचाई थी? मार्को पोलो। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने अपने छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किस सन में किया था? यह किया था 1848 में। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन निम्न में से किसका है? यह आपसे पूछा गया है। तो हो जाएगा लुई सेबेस्टियन मर्सिए का है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ये लागू किया था 1878 को। यूरोप में पुनर्जागरण सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये हुआ था इटली में। पुनर्जागरण युग का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, 20 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है। गुलामगिरी किसकी रचना है? ये हो जाएगी आपकी ज्योतिबा फुले की। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे आप जानते हैं, अच्छी तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं, मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर। आगे देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये तो अभी हो चुका है गुलामगिरी, ये तो है गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले, ये तो यहाँ पर भी हो चुका है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो ये किस प्रकार से समस्या संबंधित है? ये संबंधित है जाति व्यवस्था से। ये किससे संबंधित है? आप बताओगे कि यह संबंधित है आपकी जाति व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग सारे पोर्शन को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा फिर से आपका शुरू हो गया है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न, देखिएगा।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पे ये कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा आपका अनवीकरण योग्य। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो मानवकृत संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये कई बार पूछा गया है। या सोपान खेती कहाँ की जाती है? सोपान खेती किस राज्य में की जाती है? या सीढ़ीदार खेती भी इसको कहते हैं, ठीक है। सोपानी खेती या सोपान खेती या सीढ़ीदार खेती ये की जाती है उत्तराखंड में, याद कर लीजिएगा सही तरीके से। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो ये होती पर्वतीय मिट्टी, ये भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये होता है नदी के द्वारा। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये होता है आपका ज्वालामुखी विस्फोट से। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका हिमनद। क्या हो जाएगा? हिमनद। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो अजैवीय संसाधन कौन सा हो जाएगा आपका? चट्टाने। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है इनमें से गुजरात में। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन आपका है भूमि एक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? आप बताएंगे भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है आपसे पूछा गया है? काली पीली लेटा सीमेंट। देखिए सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, जानते हैं आप लोग भी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो वन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? यह आपको बताना है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? पोटाश, चूना, फास्फोरस, सभी। तो ये सभी चीज़ों की मात्रा पाई जाती है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी, तीनों चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? तो ये हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय हो जाएगा आपका लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो ये खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ये हो जाएगा मत्स्य उद्योग, ठीक है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है आपसे पूछा गया है? सतत पोषणीय संधारणीय विकास से संबंधित है। इसको याद कर लीजिएगा, 23, 24 दोनों में पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? ये आपसे पूछा गया है। तो जैव और अजैव दोनों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था?
रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? चट्टानें। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, किसमें बना है? जलोढ़ मृदा से। ठीक है। लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं 24-25 में। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप लोग देखिए, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग एक काम कर दीजिएगा, आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, भारत में निम्न में से लगभग कितनी वन्य जीवन उपजातियाँ पाई जाती हैं? तो लगभग 81,000 पाई जाती हैं। कितनी? 81,000। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कौन सा? बक्सा टाइगर रिजर्व। भारत में वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1972 में लागू किया गया था। कब? 1972। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय निम्न में से किसे है? चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय निम्न में से किसे है? से है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। और विनोबा भावे ने क्या चलाया था? इन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन, ये चलाया था विनोबा भावे ने। ठीक है। अगला है कि भारत के कितने % भूभाग पर वन है? तो हो जाएगा 21.05% भाग पर। चलिए आगे देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए आप लोग, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह है वन संरक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो हो जाएगा आपका 33% जो है। ठीक है। वन नीति ये निर्धारित किया गया 33%। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन शुरू हुआ था 2014 में। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हरा सोना कहते हैं हरे पेड़ को। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो हो जाएगा आपका वन्य जीव, पशु विहार या परिसीमन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा आरक्षित वनों का विस्तार। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में। ये भी 25 में पूछा गया। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? ये 30% है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? तो ये हो जाएगा आपका चीता। कौन हो जाएगा? चीता। ये भी 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए अगला बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा, सही से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आप बताएंगे रिहंद। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया महानदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है कृष्णा नदी पर है नागार्जुन। ठीक है। कृष्णा नदी। किस नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध।
अगला है कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रिहंद है उत्तर प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? यह है सतलुज नदी पर। किस पर है? सतलुज नदी पर है। आगे देखिएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध है चिनाब नदी पर। बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जलमंडल का कितना % भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 98%, 98%। हौज खास जलीय निकाय स्थित है कहाँ पर? ये दिल्ली में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पे बना है? नर्मदा नदी पर। देखिए आपको ये विकल्प दे रखे हैं, कब कब चीज़ें पूछी गई हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। और इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं अब तो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए वीडियो लगातार बनती भी रहे। पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं आपको, ये विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्तन दहन कृषि यानी झूम खेती किस राज्य में पाई जाती है? झूम कृषि कहते हैं या कर्तन एवं दहन कृषि, ये होती है आपकी मिजोरम में। और एक क्वेश्चन आ चुका है, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? उत्तराखंड में, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? धान। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो हो जाएगा जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो ये बाजरा जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज का उदाहरण कौन सा नहीं है? अरहर जो है वो मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है कृषि के उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है कृषि के उत्पादन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? धान हो जाएगी खरीफ की फसल, कपास हो जाएगी खरीफ की फसल, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? मोटे अनाज, ये रबी की फसल हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल आपकी है जूट। क्या है? जूट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? यह हो जाएगा आपका ज्वार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ज्वार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गन्ना। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम या सभी? तो ये सभी हो जाएंगी। कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक परसेंटेज कृषि भूमि पर खेती होती है? सबसे अधिक ये होती है पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल होती है दालें, फली के अंदर होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद का उदाहरण है? तरबूज, खरबूजा सब जायद के उदाहरण होते हैं। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर में। ठीक है, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या है? जून जुलाई में होता है।
तो ये उसका भी सही हो जाएगा पहला, याद कर लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? रोपण कृषि है आपका यहाँ पर ऑप्शन में कहवा के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हमारा आज का टारगेट क्या है कि हम लोग आज जो है 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये तो हमारा टारगेट है, ताकि हम लोग एग्जाम में कुछ बेहतर स्कोर कर सकें। चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो ये बनता है आपका बॉक्साइट। क्या बनता है? बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका अभ्रक। किसका हो जाएगा? अभ्रक का। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो ये होता है तलहटी चट्टानों में, ठीक है। अगला देखेंगे, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका थोरियम, ये पाया जाता है। 23-24 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज नहीं है, तो अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज आपका प्राकृतिक गैस। रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? यह है आपका पश्चिम बंगाल में। मुंबई हाई का संबंध किससे है? ये संबंधी है खनिज तेल से संबंधित है मुंबई हाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये स्थान है झारखंड का। किसका स्थान है? झारखंड का। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये स्थान है आपका झारखंड, ठीक है। अभ्रक में भी किसका स्थान है? झारखंड का। कोयला उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है आपका? झारखंड का स्थान है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए कई बार क्वेश्चन आए हुए भी हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो क्या नहीं है? मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो आपका ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। झरिया प्रसिद्ध है, ये काहे के लिए है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका लौह अयस्क नहीं है। रानीगंज प्रसिद्ध है, काहे के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, क्या हो जाएगा आपका साधन? ये हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देख लेना। आपका 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम भी है, आप ये सारी बातें जानते हैं, इसलिए मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इन क्वेश्चंस को भी देखिएगा। ये वाले क्वेश्चन हो गए पूरे, तो ये तो क्वेश्चन हो चुके ना यहाँ तक, तो आगे देखो ये वाला। ये भी देखिए कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, यही तो है आपके लिए बिल्कुल बेस्ट चीज़ है यहाँ पर। सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये तरीका हो जाएगा आपका परंपरागत। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज तांबा। मैग्नीज किसके लिए आवश्यक है? हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग के लिए। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? यह है आपका कोयला से है, एंथ्रेसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यह हो जाएगा कोयला। कोरबा प्रसिद्ध है,
कोरबा काय के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। कोरबा काय के लिए प्रसिद्ध है? आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो आप लोग, हेमेटाइट का संबंध किससे है? तो हेमेटाइट का संबंध है लौह अयस्क से। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज धात्विक है? तो लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज है मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत, ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तांबा का मुख्य उत्पादक आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये तो है। आगे देखिएगा आप लोग, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है, कौन सा है? जस्ता पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है वायु प्रदूषण। क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सारे चैप्टरों को धीरे धीरे यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में। और अगला चैप्टर भी आपके सामने आ चुका है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ये हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग। निम्न में से कौन सी एजेंसी सबसे अधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ये हो जाएगी सेल, SAIL। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। सीमेंट में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? खेती पर आधारित। ये हो जाएगा आपका चीनी उद्योग, क्योंकि ये गन्ना से चीनी तैयार होती है, तो ये कृषि पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए कब कब आए हुए चीज़ों को देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित, ये हो जाएगा आपका सीमेंट। निम्नलिखित में से किस नगर को भारत की इस्पात नगरी, स्टील सिटी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। नेपा नगर किससे संबंधित है? ये है कागज उद्योग से संबंधित। नेपा नगर किससे है? कागज उद्योग से। निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है? यह है आपका झारखंड में। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? भिलाई वाला आपका है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? यह हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नगर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? यानी भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? ये हो जाएगी बेंगलुरु, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कृषि आधारित, ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, खेती पर आधारित है, कपास से बनते हैं ना सूती वस्त्र। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उद्योग है? ये हो जाएगा आपका खनिज उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग का। ये हो जाएगा पेट्रो रसायन उद्योग। कौन सा हो जाएगा आपका? पेट्रो रसायन उद्योग। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये सारी बातें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग आगे चलेंगे। अगला भी चैप्टर आपके सामने बिल्कुल तैयार है, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। चैप्टर आपसे क्या कह रहा है उसको समझो यहाँ पर। यही तो है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर, ये पूर्वी और पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साधन भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। तो भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है रेल परिवहन। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? हो जाएगा हल्दिया से प्रयागराज। निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन। भारत निर्यात व्यापार की वस्तु है कौन सी? चाय। निम्नलिखित में से भारत किसका आयात करता है? तो ये पेट्रोलियम खनिज तेल का आयात करता है। भारत प्रमुख निर्यातक है तो ये जूट निर्मित वस्तुओं का निर्यातक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी आयातित वस्तु है? कौन सी चीज़ को मंगाते हैं? तो हो जाएगा खाद्य तेल। क्या हो जाएगा? खाद्य तेल को मंगाते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है। इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की निर्यातक वस्तु है? यहाँ से क्या चीज़ हम भेजते हैं दूसरे देशों में? तो हो जाएगा आपका चमड़ा। चमड़ा से निर्मित वस्तुएं भेजते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? क्या चीज़ नहीं भेजता है? तो उर्वरक नहीं भेजता है, कॉफ़ी भेजता है, तंबाकू, चाय भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो ये होता है दो देशों के मध्य। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया था 1953 में। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? हो जाएगा आपका स्थल परिवहन। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। यह कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, ये कहाँ से होता है? ये होता है समुद्री मार्ग से। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? रेल प्रखंडों की संख्या है 16। कितनी है? 16 है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। कौन सा नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य जो है वो हजीरा और क्या नाम विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? बताओ। देखो मध्य प्रदेश तो जुड़ा है आपका, गुजरात जुड़ा है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है, लेकिन ये महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है। ठीक है। अभी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो में बने हैं तो उसका मतलब ये है कि वास्तव में आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं भाई, तभी तो आप लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो एक बात और सुनिएगा आप लोग, अगर आप लोग वास्तव में सीखना चाहते हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ बेहतर सीखने के लिए। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते तो हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, इसी हिसाब से चीज़ों को सीखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, बेल्जियम देश के समाज की विशेषता क्या है? ठीक है,
तो लिखा समाज की जातीय बनावट जटिल है, ये बेल्जियम वाला हो जाएगा यहाँ पर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? श्रीलंका 1948 में। कब बना था? 1948 में। बेल्जियम की समुदाय सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो ये हो जाएगा आपका विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में। अगला है आपका श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंघली। कौन सा आ जाएगा? सिंघली। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सही समझिएगा इनको। बेल्जियम कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम हो जाएगा आपका यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। आगे देखो, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है संघीय सरकार। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? ये हो जाएगा आपका तमिल। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? लग्जमबर्ग के साथ। सत्ता के क्षैतिक वितरण से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। बताओ क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। और देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं, इनको देखिएगा पहले आप लोग, ठीक है। इसी से आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हैं आपके एग्जाम के लिए। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? राज्य आपके कितने हो जाएंगे? 28, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे आपके? 8। संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के मध्य। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, संघीय राज्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर इसको समझिएगा। संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में यहाँ पर हो जाएगा कि सभी धर्म को समान समझना, ठीक है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा नहीं है, बाकी सभी हैं ये। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां जो संघ को प्राप्त हैं। किसको? संघ को। चलिए आगे देखते हैं। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? विदेशी मामले। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा। निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय आपसे पूछा गया कौन सा है, तो व्यापार हो जाएगा राज्य सूची का विषय। निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है। आपको ये देखना है ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी देखना है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, काखा, इनमें से कोई नहीं।
ये आपसे पूछा गया है, ये तो आपसे पूछा गया है, और ऐसा एक क्वेश्चन एक ऊपर आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ये क्या, इसका क्या आपने लगाया था, ध्यान को, संघ लगाया था। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन नंबर 18 आया है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? तो संघ को प्राप्त है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है, आपसे पूछा गया है, हिंदी हो जाएगी। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? आप बताएंगे 22। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, अगला देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय कौन सा है? तो हो जाएगा आपका विदेशी कार्य। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आगे देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य कौन सा आपसे पूछा गया, नहीं है, तो चंडीगढ़ आपका संघीय राज्य नहीं है। कौन सा संघीय राज्य नहीं है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो इसमें आपका मणिपुर है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश सभी है, जम्मू कश्मीर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो नगर पालिका जो है शासन का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? राज्य सूची संबंधित कौन सा हो जाएगा आपका? पुलिस। हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है। हिंदी क्या है? हिंदी आपकी है राष्ट्रभाषा। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगी आपकी? राष्ट्रभाषा। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, यानी सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी आपकी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। ये बातें भी आपके समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। सारी चीज़ों को हम लोग सही तरीके से समझते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वास्तव में आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को कि आगे क्या क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग। आपसे यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? ये तो कह रहा है 33% आरक्षण, लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? ये आपसे पूछा गया है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए और किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों हो जाएगा यहाँ पर घ नंबर। भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं को निम्न में से कितने % आरक्षण दिया गया है? तो ये 33% आरक्षण दिया गया है। महात्मा गांधी का विचार क्या था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये इनका मत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखो कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 2023 में। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने % सीटों का आरक्षण किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं भी एक बार, 33%। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थानों में। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? पता है आप सभी लोग, अगर 18 साल के हो गए तो आप लोग वोट कर सकते हैं। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? स्थानीय निकायों में। क्या हो जाएगा? स्थानीय निकायों में।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। मतलब 3 कथन सही है, एक गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत बात है, बाकी सभी सही है। ये भी सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं की मनाही करता है, सही बात है। सभी लोगों की किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, बिल्कुल सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, सही समझिएगा इसको। राजनीतिक दल निम्न में से किस कार्य में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये हो जाएगा आपका कानून निर्माण में। किसमें? कानून निर्माण में। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय कौन सी नहीं है, तो ये समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारत में चुनाव संबंधी कार्यों का संचालन निम्नलिखित में से किस संस्था का, कौन सी संस्था करती है। तो चुनाव आयोग करता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये थे कांशीराम, ठीक है। इसमें कौन अध्यक्ष है? मायावती जी हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। क्रांतिकारी लोकतंत्र। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो ये लोकतंत्र के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। देखिए भाजपा की सरकार है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। देखिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन करा है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, ये सभी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। मार्क्स लेनिन में विश्वास, ये हो जाएगा। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? कुलीन तंत्र को। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ये हो जाएंगे आपके 6। 2025 के ये क्वेश्चन है ये। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। तो हो जाएगा आपका बीजेपी, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, ये सभी हैं, ठीक है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 18 वर्ष। बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, अल्पसंख्यक का दल, महिलाओं की पार्टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय दल, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और अगला चैप्टर जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अगला चैप्टर क्या कह रहा है उसको समझिएगा। अगला चैप्टर कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्न में से कौन सी शासन पद्धति अपने नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देती है। तो ये हो जाएगा आपका प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रजातंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित होती है। ये होती है राजनीतिक समानता पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया, ये देखना सही से। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र से संबंधित क्या क्या है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, ये सभी हो जाएगा। अगला देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। 2023, 24, 25 3 सालों में लगातार आया हुआ है। ये देखो इसको,
निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, या कौन सा अवगुण है लोकतंत्र का, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ाती है और व्यक्ति गरिमा को बढ़ा देती है। मतलब दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है, तो हो जाएगा लोकतंत्र की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, ठीक है, तब कहते हैं सामुदायिक सरकार। आगे देखो आप लोग, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार, राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण, ये सभी हो जाएगा इसमें। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा और नियमित चुनाव, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है, धनी व्यक्तियों का शासन है, दलों में व्यक्तिवाद है, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, में सभी हो जाएगा ये। आगे देखिएगा आप लोग, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी लोकतंत्र। या क्वेश्चन देखिए कब 2025 के क्वेश्चन नहीं आए हुए। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, तो ये शक्ति का स्रोत जनता है। जनता जिसे चाहे उसे राजा बना सकती है, जिसे चाहे उसे कुर्सी से हटा सकती है, पता है, क्योंकि जनता मतलब हम ही लोग तो हैं जो चुनाव के माध्यम से ही सरकारें बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था, ये था बांग्लादेश। क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं, ये देखना ध्यान से। आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है, तो हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। भारत के किस प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल में। 2017 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी, ये थी आपकी आयु 68.8 वर्ष। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, विश्व बैंक ने देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया है, तो सीधी बात है प्रति व्यक्ति आय का। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, ये थी आपकी $1840 यूएस के। लोगों की इच्छाओं तथा उनके भीतर जीवन स्तर में वृद्धि की एक प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है मानव विकास। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ये 2018 का है, तो हमें 130वां स्थान मिला था। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है, आपसे ये पूछा गया है, कौन सा देश, तो ये था तब की बात हो रही थी, ये श्रीलंका। और ये देखो कब कब क्वेश्चन पूछा गया, आप ये देखो 22, 23, 24, 25, यही क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 11, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हरियाणा। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है, आधार क्या है, इससे पूछा गया है क्या आधार है इसका, तो स्वास्थ्य या शिक्षा का स्तर ये भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, मतलब यहाँ पे सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य क्या है, नियमित कार्य मिले, बेहतर मजदूरी हो, उपज की उचित कीमत हो, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिए कब आए हुए हैं, 2023 के आए हुए क्वेश्चन, 24-22 के। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, ये तो आपका सभी हो जाएगा इनमें से। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ये हो जाएगा आपका फ्रांस। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। अगला देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आर्थिक विकास का सीधा साधा लक्ष्य क्या है यहाँ पर समझो, रोजगार। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, इस सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगले चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और लगातार वीडियो में आप लोग यहाँ तक बने हैं तो इसके मतलब आप ठीक है, पढ़ रहे हैं, बेहतर है, अच्छा स्कोर भी करेंगे एग्जाम में। आप भी ये भी देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, तो हो जाएगा विनिर्माण। सेवा क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को कहते हैं तृतीय क्षेत्र, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका शिक्षक का कार्य। रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिकी। ठीक है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का कार्य, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। ये सभी क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन होता है, क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र का। 7वां क्वेश्चन देखो, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। कब स्टार्ट किया गया था? 2005 में। अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक निजी क्षेत्र किस आधार पर निर्यात किए जाते हैं? ये आपसे पूछा गया है, ये उद्यमों के स्वामित्व पर। निम्नलिखित में से किसको कृषक क्षेत्र कहते हैं? आपसे पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र को। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है खनन। क्या आता है? खनन। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मछुआरा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाता है असंगठित, होता है कृषि मजदूर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं आप लोग औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र की भी कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र क्या है? ये हो जाएगा आपका तृतीयक। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, औद्योगिक वाले। ये हो चुका है द्वितीयक वाला, देखो यहाँ पर है। मतलब समझो आप लोग, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, उनको सही तरीके से सिर्फ समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो ये भी क्वेश्चन 24-25 के आए हुए। 17-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने % श्रम को रोजगार प्राप्त था? ये था 25% को। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है?
ये प्राथमिक में। तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपका आता है मत्स्यन। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखिएगा। अगला चैप्टर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और लगभग हम लोग लास्ट तक पहुँचने ही वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही जल्द पहुँच सकते हैं यहाँ पर। आप लोग सिर्फ क्या कीजिएगा, लगातार बने रहिएगा। बस अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। वस्तु विनिमय किससे संबंधित है? वस्तुओं के आदान प्रदान से। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है आपको। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय। वस्तु का चेंज करना, वस्तु को बदले में वस्तु देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साख का स्रोत है? तो ये मित्र से लिया गया ऋण, ये स्रोत है अनौपचारिक साख का। मुद्रा है, क्या है? एक मुद्रा क्या है? एक तरल संपत्ति है। मुद्रा क्या है? एक तरल संपत्ति। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये किसने कहा था? हार्टले ब्रदर्स। आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय, मूल्य का मापक, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका मार्शल का। भारत में मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक ये है जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। भारत में मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। भारत में कितने % लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो 48% लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1983 में। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों को में कितने % परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? ये थे आपके 25%। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी एक अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? तो कौन हो जाएगा आपका? बैंक। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कोई नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों को उसमें सम्मिलित नहीं है? औपचारिक स्रोतों में ये जो साहूकार है वो सम्मिलित नहीं है। बैंक सम्मिलित है, व्यावसायिक बैंक है, सहकारी समितियां हैं, लेकिन ये साहूकार सम्मिलित नहीं है। समझ गए आप लोग यहाँ तक? अभी ये वीडियो समाप्त नहीं हुआ है ना, अभी और है यहाँ पर, अभी कुछ चैप्टर और हैं, उनको भी देखना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा वो रह गया, उसको देख लेते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, समझो यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, कह रहा है यहाँ पर।
छोटे देशों को भी होता है, बड़े देशों को भी, दोनों को होता है। तो इसको ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, ये गा वाला लगाएंगे। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूछा क्या प्रक्रिया? ये कहते हैं उदारीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी? ये 1991 में की गई थी। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? तो ये पड़ा हुआ है किस पर? श्रमिक वर्ग पर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO। आगे है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था विकसित देश के द्वारा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? यह आपका हो जाएगा आपका स्थानीय कंपनियों को खरीदना। 24-25 में आया हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? तो आपका कौन सी हो जाएगी आपकी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो ये हो जाएगा किसके, मतलब जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई, तो विकसित देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार की सहायता पहुंचाई है यहाँ पर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये दोनों हो जाएंगे, मतलब गा वाला विकल्प लगा देंगे। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताएंगे आप लोग। 164 है। कितनी है? 164। और बिल्कुल यहाँ पर लास्ट आपका बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। बस खत्म खेल हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 500 के करीब विकल्प को किया है कवर। यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986। सूचना पाने का अधिकार ये कब पारित हुआ था? अक्टूबर 2005 में हुआ था। उपभोक्ता अदालतें हैं, ये उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं। एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? यह होता है खाद्य पदार्थों के लिए एक मार्ग। ISI किसका प्रमाणन चिन्ह है? यह होता है गैर खाद्य वस्तुओं का, जो चीज़ें खाई नहीं जाती उनका होता है ISI। आगे देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तोलना, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपकी पूरी सामाजिक विज्ञान में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको और भी वीडियोज मिल जाएं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताए गए नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और आप लोग, मैं पूरा यही आपसे कहूँगा कि आप लोग बेहतर पढ़ाई कीजिएगा और बोर्ड परीक्षा में एक बेहतर स्कोर कीजिएगा।